हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि हम लोग इंग्लिश को कैसे समझें और कैसे पढ़ें। इंग्लिश को हम लोग ऐसे क्या पढ़ लें इंग्लिश में कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आने लगे। इन सब लोग चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आ जाए, पर क्या होता है कि लोग ये चाहते तो है पर कभी जल्दी सीख नहीं पाते हैं। तो आपको मेन पता होना चाहिए कि आपको कहाँ और किन टॉपिक्स को पढ़ना है जिससे कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़नी आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे उन्हीं टॉपिक्स पे जिनसे कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़नी आ जाए। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि इंग्लिश का जो मेन पार्ट है वो क्या है। इंग्लिश का मेन पार्ट क्या है? इंग्लिश का मेन पार्ट है सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस आ जाते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, किस तरह से हम सेंटेंस बनाएं, अगर आपको ये आ जाता है तो आप इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप सोचते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ना, बट आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि आपको इंग्लिश में मेन चीज़ क्या पढ़नी है। अगर आप इसे जान लें कि आपको इंग्लिश में मेन चीज़ क्या पढ़नी है तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जुनून। जिसके अंदर ये जुनून होगा वही इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है, मतलब इंग्लिश को बोलना सीख सकता है। इसके लिए आपको अंदर से ही आपको जुनून लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंदर से ही आपको जुनून लाना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते हैं, पर क्या होता है उसमें से 1% या 2% लोग ही इसको अच्छे से सीख पाते हैं। तो आपको 99% पे नहीं जाना है, आपको 1% वालों में से रहना है। सबसे पहली बात, आप अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? उठकर आपको उस मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। तो जो मॉर्निंग का पढ़ा हुआ होता है ना, वो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई मतलब ज़्यादातर लोग सेम काम करते हैं। आपको सेम काम में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल हट के करना है। तो देखिए, कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जो वैसे ही सेम काम पर सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक कहावत है, जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं। क्या कहावत है? जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं करते नहीं, और एक वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। तो आपको करना भी है और वो भी सोच समझ के करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आपको मन अंदर से जुनून लाना है पढ़ाई का। अगर आप सोचते हैं कि मैं बार बार हार जाता हूँ, मुझे मतलब नहीं आती है, नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आपको बोलना है, आपको अपने अंदर जुनून बनाए रखना है। और इससे एक कहावत भी है शायद, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। क्या है? तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग। क्या था? गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो इस लाइन को हमेशा याद रखिए और अपनी आपको जिस पे भी फोकस करना है आप उस पर फोकस करिए। किसी भी लाइन पे हो आप उसको अच्छे से फोकस करिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन से 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग पढ़ के इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं, मतलब सेंटेंस अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने उन 5 टॉपिक्स की। पहला टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। क्या है पहला टॉपिक? प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। सेकेंड टॉपिक है काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये हैं हमारे 5 टॉपिक्स जिन्हें पढ़कर, जिन्हें समझकर हम लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपने 5 टॉपिक्स तो जान लिए हैं, पर ये 5 टॉपिक्स क्या होते हैं, इनका क्या मायने हैं, आपको मैं आगे अपनी वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को जान लेते हैं, उसके बारे में जानना क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब तक उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसे जानना है। क्योंकि हमें कभी भी मुश्किलों से या हार्ड वर्क से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि आप यही सोचते हैं कि अरे कौन पढ़ेगा इसको, नहीं, आपको पढ़ना है। आप इस पे ध्यान देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो इस पे एक कहावत कही गई थी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। क्या होता है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो प्लीज़ लड़ने वाले बनिए, डरने वाले नहीं बनिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे कि उन्हें किस तरह से समझा जाएगा और किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो प्लीज़ बिना स्किप करे समझिए, क्योंकि आपको डरना नहीं है,
आपको लड़ना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारा पहला टॉपिक क्या था? प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले जानते हैं ये तीनों अलग अलग पार्ट हैं। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में? प्रिंसिपल के बारे में, कि प्रिंसिपल होता क्या है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे क्या होता है प्रिंसिपल। वाक्य में मुख्य जानकारी देने वाले क्लॉज को प्रिंसिपल कहते हैं। है ना बहुत शॉर्ट। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। वाक्य में मुख्य जानकारी देने वाले क्लॉज को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। सेकंड क्या है हमारा? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं? आश्रित क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो आश्रित होते हैं, जो किसी और पर डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो हमारा थर्ड है क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। वो क्या होते हैं? वाक्य में एकाधिक समान पदीय, मतलब एक से अधिक और समान पद के जो क्लॉज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। मतलब उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो हमारे ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। इसमें एक नोट है, क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एकाधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़कर एक क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो देख लेते हैं अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था? काइंड ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज जब नाउन की तरह कार्य करें तो वो क्या होते हैं? नाउन क्लॉज। और एडजेक्टिव की तरह कार्य करें तो क्या होते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब की तरह कार्य करें तो क्या होते हैं? एडवर्ब क्लॉज। तो जो ये सब ऑर्डिनेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरह से बता रही हूँ, आप खुद समझ सकते हैं क्या कितना सिंपल है। आप देखिए तो नाउन की तरह कार्य करे तो क्या है? नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब की तरह कार्य करे तो क्या है? एडवर्ब क्लॉज। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको बहुत ही स्मूथली इस इंग्लिश को सिखाऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। और हाँ, प्लीज़ हार मत मानिएगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि हारना नहीं है, आपको लड़ना है। बताया ना मैंने आपको हारना नहीं, लड़ना है। तो क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट बिलीव इन वॉट यू से। मैं विश्वास नहीं कर सकता तुम क्या कह रहे हो। ये क्या है? नाउन क्लॉज। क्या है? नाउन क्लॉज। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है? दे बॉय हु केम टू मी वॉज मयंक। दे बॉय ही केम टू मी वॉज मयंक। ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या है? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ये बहुत ही सिंपल है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। देखिए इसको सुनिए, क्या है ये? ऐसी क्रिया जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ऑब्जेक्ट का पता कौन देता है? हमारे ऑब्जेक्ट का पता वर्ब में अगर आप वॉट लगा देते हैं या होम लगा देते हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। मतलब लगा देते का मतलब क्या है? प्रश्न करते हैं किससे? वॉट या होम से प्रश्न करते हैं, तो आपको किसका पता चल जाएगा? किसका पता चल जाएगा? ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है आई एट फूड। एट फूड, इसमें हम लोग क्या लगा दे? वॉट लगा दे। एट वॉट मतलब क्या खाया? खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। तो क्या हो गया? हमने वॉट लगाया तो हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। फूड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा? ही पुश्ड हिम असाइड। ही पुश्ड हिम असाइड, तो पुश्ड होम, आप इसमें होम लगाइए। पुश्ड होम, तो हमारा क्या निकलेगा? ऑब्जेक्ट हिम। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एट तथा जो पुश्ड होता है वो क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जो वाट के उत्तर में आता है, जो वॉट के उत्तर में आता है वो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो होम के उत्तर में आता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर। क्या नाम है इसका? लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं तो जानते हैं ये क्या होते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, कम, गेट, ग्रो, फील, अपीयर आदि वर्ब जब इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं?
बहुत ही ध्यान से समझिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ मैं इस क्लास को, बहुत ही ज़्यादा। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, आपको सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। तो क्या है कि जब इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं कि उन्हें एक पूरक की आवश्यकता होती, किसकी आवश्यकता होती, एक पूरक की आवश्यकता होती, तब ये वर्ब कौन से वर्ब कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। कौन से वर्ब कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कैसे आता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें व्हाट के उत्तर में कॉम्प्लीमेंट आता है, व्हाट के उत्तर में ऑब्जेक्ट भी आता है और व्हाट के उत्तर में कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है जिससे हम समझ सकें कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, इसका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। तो इनमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं इसे। क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसका अर्थ, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बिना उसका अर्थ समझा जा सकता है सेंटेंस का, बट जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके बिना सेंटेंस का या वर्ब का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो सबसे सिंपल तरीका है समझने का कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बिना हम उसे समझ सकते हैं, बट जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके बिना हम सेंटेंस को नहीं समझ सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, सी एट फूड, सी एट फूड मतलब उसने खाना खाया, इसमें वॉट लगाया हमने, क्या निकल के आया, ऑब्जेक्ट, फूड, फूड एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, सी इज़ अ टीचर, इसमें वॉट लगाया तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या निकल के आया, अ टीचर। तो इसमें डिफरेंस क्या है आप ये देख सकते हैं कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना हो फर्स्ट सेंटेंस में तो इसका अर्थ समझा जा सकता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर इसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट गायब हो जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि सी इज़ अ टीचर वो उसके बारे में बता रहा है, क्या है, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है, लड़की को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि वो एक टीचर है, और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पर। हमारा फिफ्थ टॉपिक क्या है, आप सुन लीजिए। हमारा फिफ्थ टॉपिक है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज तथा डिड मेन वर्ब के साथ, क्या होता है, मेन वर्ब के साथ जुड़कर टेंस बनाने में सहायता करती है तथा नॉन फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट बना देती है। यदि अकेले आए तो ये मेन वर्ब का कार्य करती है तथा इन्हें भी हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई डू इट, आई डू इट ये क्या हो गया, मेन वर्ब। आई डू नॉट इट, आई डू नॉट इट ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब का कार्य करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो हमेशा लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।